नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं श्रीनगर के नौगांव में बहुत भयंकर बम विस्फोट हुआ है। अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे और जो अगल बगल के लोगों ने अपने यहाँ लगा रखे थे उनकी खिड़कियां दरवाजे और बड़ी तेज से विस्फोट हुआ। आप ये मान कर चलें कि नौगांव पूरा हिल गया। अब नौगांव जितनी तेज हिला वो लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि टेरर से दिल्ली की घटना के बाद, लाल किले की घटना के बाद पूरे देश में इंक्लूडिंग मुस्लिम समाज, पूरे देश में ये भयावह सिचुएशन बन चुकी है कि लोग मर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इसको दो तीन जगह से लिंक करके देखना लोग देख रहे थे, लेकिन हालांकि वो निकला नहीं, क्योंकि बिहार का चुनाव कल ही हुआ है और एनडीए ने जिस प्रकार से जीत वहां पर हासिल की है वो पूरे देश को संदेश देने वाला था, बंगाल को तो खास तौर से संदेश देने वाला था। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण बयान आया, प्रधानमंत्री जी के बयान में उन्होंने जिस प्रकार से कहा हरियाणा तीसरी बार हमने जीता, प्रचंड बहुमत से जब वो महाराष्ट्र जीता, और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लगातार हम जीत रहे हैं। और अभी 2024 के चुनाव के बाद, खासतौर से वो इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे 2024 का चुनाव, क्योंकि 2024 में जिस प्रकार से सीटें कम रह गई थी और एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई थी, वो लोग प्रश्न उस पर खड़ा कर रहे थे। लेकिन बिहार की सीटों ने, बिहार के चुनाव ने ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। और उसी दिन प्रधानमंत्री का शाम को भाषण आया और उसी दिन रात को 11 बजे लगभग विस्फोट हो गया। 10:30 से 11 बजे के बीच में विस्फोट हुआ। 9 लोग उस तत्काल मर गए। हालांकि दिल्ली वाली घटना में भी मृतकों की संख्या लगभग 13 हो गई है, लेकिन वहाँ श्रीनगर के नौगांव का जो मामला था उसमें 9 लोग तत्काल मर गए, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिस पर कभी भी दुखद समाचार आ सकता है, ईश्वर न करे ऐसा हो। और बाकी के 25 से 30 लोग गंभीर रूप से घायल, मतलब घायल हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, ये जब घटना हुई तो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक तरीके से देश भर में, मतलब अभी रात बीती ही थी, रात में 11 साढ़े 11 बजे लोग सो चुके थे, लेकिन ये घटना हुई क्यों, इसको समझना चाहिए। और फरीदाबाद मॉड्यूल हम सब जान रहे हैं, फरीदाबाद मॉड्यूल अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर से मिलकर केमिकल या उनको मिलाकर बनाए गए बम थे जो बहुत खतरनाक थे जो बहुत खतरनाक थे। अब इनकी खतरे की जो घंटी है, इनके खतरे का जो लेवल है, वो लेवल अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि पूरे देश को इस विषय पर निश्चित तौर से मंथन करना पड़ेगा। उन लोगों को भी मंथन करना पड़ेगा जो अमन चैन चाहते हैं, जो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का संप्रदाय है, और इस्लाम अगर अमन का संप्रदाय है तो ये लोग अल्लाह के नाम से, ये लोग इस्लाम के नाम से कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। और फरीदाबाद मॉड्यूल की खास बात तो ये है कि वो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर पकड़ा गया था, वो यूनिवर्सिटी भी फर्जी है। मतलब आप सोचिए, वो यूनिवर्सिटी फर्जी यूनिवर्सिटी बनाकर तमाम हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेला जा रहा था। और ये तो बात ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? क्या राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है कि लाइसेंस चेक किया जाए? क्या राज्य सरकारों को ये देखने का वो नहीं है, वो केंद्र के नाम से चलाए, वो प्राइवेट के नाम से चलाए? क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उस पर ध्यान दे, उनको चेक करे, उनका एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ करे? ये एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि तमाम देश में फर्जी यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, इन फर्जी यूनिवर्सिटियों को, या जो यूनिवर्सिटियां तमाम पकड़ी जाती हैं, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन, इसको पावर नहीं दी जाती? हर जिले को दी जा सकती है, हर जिले के जिला प्रशासन को, कि आप जाएं और देखिए कि जो भी संस्थान चल रहा है तुम्हारे जिले में, उसकी सूचना आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को दें, या फिर अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से खोला गया है तो फिर स्टेट की एजुकेशन मिनिस्ट्री को दें। सेंट्रल के नाम से खोला गया है तो उनको देंगे, भाई हमारे यहाँ ये बन रहा है, ये बन गया है, ये चल रहा है, इसमें ये कोर्स चल रहा है। इसकी परमानेंट मॉनिटरिंग होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है मैकेनिज्म को बदलने की आवश्यकता है। अब ये जो 3000 किलोग्राम का विस्फोटक फरीदाबाद से मिला था यूनिवर्सिटी में, और इसका जो मॉड्यूल था वो हाईली एजुकेटेड लोग थे। हाईली एजुकेटेड मतलब वो लोग जो, जिनके लिए कहा जाता है कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा दे दी जाए, इनको पढ़ा लिखा लिया जाए, बहुत गरीब आदमी है, गरीब आदमी करता मरता क्या ना करता, और ये होता है वो होता है। क्या
क्या अब भी लोग ये कहेंगे कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अब भी लोग ये कहेंगे कि ज़्यादा पढ़ाइए? अब भी लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो थोड़ा दूसरे तरह से सोचता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति तीसरे तरह से सोचता है। और उसमें ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, और लादेन के बारे में हमने सबने देखा। आप सोच कर देखिए कि ये हमारे देश में जो चल रहा है या जो हमारे देश में हो गया है उसकी क्या सिचुएशन। इस विषय पर ये जो विस्फोट हुआ रात में, इसको अगर बेरूत कांड से देखेंगे, बेरूत 2020 में विस्फोट हुआ था। 2020 में बेरूत विस्फोट हुआ था। 4 अगस्त 2020 की लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह की घटना है। अब लेबनान में मैं फिर से कहता हूं, लेबनान में पोटेशियम नाइट्रेट या फिर ये जो सब्सटेंस है, ये 3000 टन, पौने 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट, पौने 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट की जरूरत क्या थी। ऐसा कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल होती है, यानी कि खादों के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें से निकाल कर अलग रखा गया। ये मानव निर्मित था। और बेरूत के कांड मानव निर्मित सबसे बड़ी लापरवाही का कांड था। 2025 तक में अभी तक वो पकड़ नहीं पाए कि आखिर उसकी उसकी कमियां क्या थी, उसमें किसने किया था और क्या हुआ था। हैंगर 12 में समुद्र तट से लगभग 500 मीटर दूर एक विस्फोट हुआ था, और वो विस्फोट 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में था। उस विस्फोट की जो खास बात थी वो ये थी कि उसको हैंडलिंग किया जा रहा था, मतलब वो वहां पर रखा था, या तो चुराया जा रहा होगा चोरों के द्वारा, या हैंडलिंग की जा रही होगी, कुछ भी किया जा सकता है। और उसी दौरान वो फट गया। स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो फट गया। और रिएक्टर स्केल पर भूकंप का वो नापा गया था 3.3। भूकंप जो 3.3 का था, उतना बारूद फटा था कि उसको उससे नापा गया। अब सवाल ये पैदा होता है, उस समय भी लगभग 250 लोग, 250 लोग तो तत्काल मर गए थे। 7000 के ऊपर लोग घायल हो गए थे। बेरूत कांड में लगभग 3 लाख लोगों को वो स्थान छोड़ना पड़ा था। आर्थिक नुकसान के रूप में $15 बिलियन, विश्व बैंक की जो करेंसी है वो, विश्व बैंक ने जो कहा, $15 बिलियन का नुकसान हुआ था। इमारतें लगभग 70,000 घर, 70,000 घर, 180 स्कूल जिसमें शामिल हैं, 30 अस्पताल, बंदरगाह 90% खत्म हो गया था। लेबनान का इंपोर्ट 80% पर फर्क पड़ा था। 3 किलोमीटर के दायरे में खिड़कियां दरवाजे टूट गए थे। 10 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अमोनियम नाइट्रेट कैसे पहुंचा, ये सवाल था। जहाज MV रोसस जॉर्जिया के एक मोजाम्बिक का जहाज था, और वो जहाज बेरूत में रुका 2013 में। 2014 में मालिक ने जहाज छोड़ा। 2750 टन एन को हैंगर 12 में स्टोर किया गया। 2014 से 2020 तक 6 साल तक कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, बारूद ऐसे ही पड़ा रहा। आग का खतरा था, चोरी का भी डर था। चोरी हुई। अब उसमें बिल्डिंग हो रही थी, बिल्डिंग के दौरान उसने वो पकड़ लिया। 6 साल पड़ा रहा बिल्डिंग के दौरान, वो पकड़ा गया, वो उसने आग पकड़ ली। और आग जब पकड़ी तो मतलब विस्फोट हो गया। जवाबदेही किसी की नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, फ्रांस, अमेरिका ने मदद की पेशकश भी की थी, लेबनान ने माना नहीं। और लेबनान, हम समझ सकते हैं कि हमास और लेबनान, यानी कि ये जो मामला है, ये मामले को अगर आप जम्मू कश्मीर वाले मामले से उठाकर देखेंगे, बेरूत 2020 को, नौगांव 2025, विस्फोटक लगभग वहां पर विस्फोटक 3000 किलोग्राम था, यहां केवल 350 किलो था। 350 किलो था। वहां लापरवाही स्टोरेज थी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर कुछ अधिकारी थे, कुछ फॉरेंसिक लैब के लोग थे, और कुछ और लोग थे जो ये चेक कर रहे थे कि वाकई में ये इसका मामला क्या है। सैंपलिंग हो रही थी। सैंपलिंग के दौरान मिस हैंडलिंग में विस्फोट हो गया, और मिस हैंडलिंग का विस्फोट इतना खतरनाक हुआ कि संभालना मुश्किल हो गया।
और जो लोग उसको कर रहे थे वो सारे के सारे तत्काल, मतलब जो 8-9 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो तो तुरंत, जो जो वो सैंपलिंग कर रहे थे वो तो तुरंत मारे गए। और उसमें एक अधिकारी भी था, नायब तहसीलदार लेवल का अधिकारी था, जो कि अधिकारी के अध्यक्षता में या उसके प्रेजेंस में वो खोला जा रहा होगा, उसकी जांच की जा रही थी। क्या जांच हो रही होगी वो अलग बात है, लेकिन ये मामला खतरनाक हो गया। आप सोच लीजिए कि ये विस्फोट जो वहाँ पर हुआ, इस तरह के विस्फोट करने का प्लान भारत में था। और अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या भारत में वो जो उन्होंने रखा था वो सारा का सारा हटा लिया या हमने पकड़ लिया क्या? अभी और देश में कहीं और भी है या कहीं और भी उसका हिसाब हो सकता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न हैं जिनको लेकर मुझे लगता है भारत को सजग होना चाहिए। मैं जैसे कह रहा हूं कि इस मामले को बिहार के चुनाव के साथ नहीं देखना चाहिए। ये मिस हैंडलिंग का मामला। अब वो अलग बात है कि वो लोग मिलकर उसको चोरी कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक्सपर्ट वहाँ थे कि नहीं, हालांकि एफएसएल के लोग थे, लेकिन वो क्या हो रहा था पता नहीं, वो तो जांच के बाद पता लगेगा, क्योंकि जो लोग कर रहे थे वो तो चले गए, लेकिन धमाके सुनाई पड़े, इतने लोग गंभीर रूप से घायल हुए और इतने लोग बड़ी संख्या में वहाँ हुआ। आप सोचिए ये सब कुछ सिर्फ इस्लाम के नाम से, ये जो कुछ भी चल रहा है वो इस्लाम है क्या? ऐसा ही इस्लाम की शक्ल है? अगर ऐसी इस्लाम की शक्ल है तो अमन पसंद मुसलमानों को चाहिए कि वो उस इस्लाम को त्याग दें। अपने आप को एक्स मुस्लिम कहें, कोई दूसरा धर्म एडॉप्ट ना करें, उनको नहीं अच्छा लगता मत करें, एक्स मुस्लिम कहें, लेकिन कोई संप्रदाय, कोई हथियार जो एक समय पर इस्तेमाल किया गया, वो हथियार आज अगर नासूर बन जाए तो उसका क्या करेंगे? क्या उसको तब भी सहेज कर रखेंगे? जैसे ये जो मामला है, इस मामले में बेरूत में सामान पड़ा हुआ है, वो विस्फोट बन सकता है। ऐसे ही संप्रदाय भी होता है। हिंदुइज्म की खास बात यह है कि हिंदुइज्म में समय समय पर जब जब हुई धर्म की हानि तब तब भगवान ने जन्म लिया है और पिछले वाले को सही किया। लास्ट मैं मानकर चलूं कि भगवान बुद्ध ने भी पिछले वाले जो कुरीतियां जैसे जैसे आती हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें 500-700 साल में कोई ना कोई आता है। लेकिन इस्लाम में खास बात यह है कि वो कह गए कि नहीं, हमारे बाद अब कोई नहीं आएगा, यानी कि वो जो कि रखा हुआ है, जो मटेरियल उन्होंने उस समय दिया, वो मटेरियल आज की तारीख में नासूर बन रहा है, क्योंकि कोई रिफॉर्मर आ ही नहीं सकता। वो अंतिम रिफॉर्मर अपने आप को बता गए या अंतिम रिफॉर्मर उनको कहा गया, इसलिए कोई आ नहीं सकता, तो इसका सुधार कैसे होगा? हिंदुइज्म की खास बात, जैसे मैंने कहा कि हम कुरीतियों को लगातार दूर करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं में कुरीतियां सब में होती हैं, लेकिन मुसलमानों की खास बात यह है कि वो कुरीति को गले लगा कर रखते हैं, जबकि हिंदुओं की खास बात है कुरीति जब भी आती है तब उसके खिलाफ एक बार खड़ा होता है और एक संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद उस कुरीति को नकारा जाता है, हम सब ठीक कर लेते हैं, फिर कुरीति आती है। कुरीति वैसे ही है जैसे बाई प्रोडक्ट किसी का निकलता है। हम पानी पीते हैं, सुसु करते हैं, बाई प्रोडक्ट निकलता है। हम खाना खाते हैं, पॉटी जाते हैं, बाई प्रोडक्ट हर चीज का बाई प्रोडक्ट होता है। इसलिए संप्रदाय का भी एक बाई प्रोडक्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस बाई प्रोडक्ट को क्लीन करना भी आवश्यक है। क्लीन करने के लिए समय समय पर संतों का, भगवान का अवतार होता रहता है और संत आते रहते हैं। ये इस्लाम में नहीं है, बिकॉज इस्लाम में ये एब्सेंट है, इसलिए वो सारा जो उसका बाई प्रोडक्ट है, रॉन्ग प्रोडक्ट है, वो सब इकट्ठा होता रहता है और वो सारे मिक्स करके वो अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को भी समाप्त कर देता है। पहले तो ओरिजिनल प्रोडक्ट पर ही बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये विश्व को सोचना पड़ेगा। लेबनान जैसे कंट्रियों में ये चल रहा है, या फिर ईरान इराक में चल रहा है, या फिर हमास बनाम वो चल रहा है। ये संसार में सारा एक ही संप्रदाय से क्यों चल रहा है? कुछ तो राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो राजनीति तो नहीं कर रहे होंगे। तो सोचना पड़ेगा, सबको विचार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।